हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th की बायोलॉजी में हमारी चल रही थी एम्ब्रियोलॉजी में पिछली क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पढ़ा था और हमने जाना था कि किस प्रकार से जो स्पर्म है वो गति करते हुए ओवम तक जाता है और ओवम के साथ फ्यूज होता है, यानी उनका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन हो जाता है और निषेचन के फलस्वरूप क्या बन जाता है, जाइगोट या युग्मनज बन जाता है। और निषेचन की जो प्रोसेस होती है मानव में वो होती है मादा शरीर की फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी में जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो दो अगुणित युग्मकों के द्वारा जो युग्मनज बना है, द्विगुणित यानी जाइगोट जो बना है, वो जाइगोट उसी फेलोपियन ट्यूब से बाद में डिवाइड होना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें लगातार समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं और लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप उसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, विभेदन होता है और धीरे धीरे उसके सृजनात्मक परिवर्तन होते जाते हैं। साथ ही साथ वो फेलोपियन ट्यूब से गति भी करना शुरू कर देता है यूटेरस की तरफ, यानी यूटेरस की तरफ आने लग जाता है। और ये सारी जो प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप की फिर वो यूटेरस में आएगा, यूटेरस में आने के बाद में उसका इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में, गर्भाशय के साथ वो अंतरारोपित होगा जहां पर उसका संपूर्ण विकास होगा और एक तरह से एक भ्रूण जो है वो विकसित होकर के एक नवजात शिशु के रूप में उत्पन्न होगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे मानव में भ्रूणीय परिवर्तन, यानी कि मानव में भ्रूण का विकास। भ्रूण का जो विकास है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो मानव में किस प्रकार से होता है, इसी चीज को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है मानव में, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूणीय जो विकास है उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है भ्रूणोद्भव? जो जाइगोट है, युग्मनज जो है, उसमें होने वाले लगातार कोशिका विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण के विकास को भ्रूणोद्भवन कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट जो बना है निषेचन के फलस्वरूप, उस जाइगोट में, युग्मनज में लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, लगातार कोशिका विभाजन और विभेदन होता है सेल्स का। तो कोशिका विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण के विकास की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भवन कहते हैं। अब जब ये भ्रूणोद्भवन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तो उस दौरान क्या क्या संरचनाएं बनती है, यानी कि एक जो जाइगोट एक कोशिकीय अवस्था है, युग्मनज या जाइगोट जो है यूनिसेल्युलर है, इस यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय अवस्था से जो भ्रूण बनेगा मल्टीसेल्युलर, और भ्रूण फिर एक शिशु के रूप में विकसित होगा, वहां तक की प्रक्रिया में बीच में कई अन्य स्टेजेज आएगी, कई अन्य जो है संरचनाएं बनेगी, जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक को, और किस प्रकार से वो बनेगी वो सारा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लीवेज या विदलन। क्लीवेज या विदलन क्या है? क्लीवेज या विदलन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा जाइगोट जो है वो सबसे पहले मोरूला में चेंज होता है। पहली जो संरचना बनती है जाइगोट से, जाइगोट लगातार डिवाइड होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, तो पहली जो संरचना बनती है जिसको हम विशेष नाम देते हैं, जाइगोट से बाद में जो पहली संरचना बनेगी वो होगी मोरूला, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं तूतक। यानी स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे जाइगोट बन गया, एक सेल बन गई, और इस एक सेल में क्या होगा, एक जो कोशिकीय अवस्था है जाइगोट, ये विभाजन करेगी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, और जब कोशिकाओं की संख्या लगभग 8 से 16 तक होगी, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में जब ये जाइगोट चला जाएगा तो वो अवस्था कहलाएगी मोरूला या तूतक। यानी कि जो जाइगोट एक कोशिकीय है उसमें पहला विभाजन हुआ, 2 सेल्स बनेगी, फिर विभाजन हुआ 4, तो 2, 4, 6, और जब 8 सेल स्ट्रक्चर आ जाएगी, और फिर 8 से 16, तो 8 से 16 कोशिकीय जो अवस्था बनेगी इसकी वो कहलाएगी मोरूला या तूतक। तो जाइगोट से जो मोरूला बनेगा और फिर मोरूला फिर डिवाइड होगा, यानी कि इसमें फिर लगातार विभाजन होते रहेंगे। तो मोरूला बाद में फिर जो है जब ये लगभग
64 से 100 तक सेल्स में ये चेंज होगा, तब तक वो कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी। तो इस प्रकार से जो है कि जाइगोट में जो होने वाले प्रारंभिक जो समसूत्री विभाजन है जिससे कि कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि होती है, वो क्या कहलाता है? विदलन कहलाता है। विदलन या क्लीवेज क्या है? जाइगोट में होने वाले समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप जाइगोट जो है मोरूला में चेंज होता है या ब्लास्टुला में चेंज होता है बाद में, वो सारे विभाजन या वो विभाजित होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज या विदलन कहते हैं। विदलन की जो प्रक्रिया है, क्लीवेज की जो प्रक्रिया यानी विभाजन की जो प्रक्रिया है या विदलन की जो प्रक्रिया है, वो कब शुरू हो जाती है? अंडवाहिनी में ही शुरू हो जाती है। जब निषेचन हुआ, जाइगोट बना, तभी से क्या हो जाता है? विभाजन शुरू हो जाता है, यानी कि क्लीवेज की या विदलन की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। विदलन या क्लीवेज के फलस्वरूप जो मोरूला बन जाता है, मोरूला फिर विभाजन करता है लगातार और क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी। जो ह्यूमन है उसमें इसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं, अदर जो एनिमल्स है उनमें इनको ब्लास्टुला कहा जाता है। मोरूला से जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी मोरूला में जब विभाजन होता है और जो नई सेल्स बनती है, नई जो कोशिकाएं बनती है, वो कहलाती है ब्लास्टोमियर या कोरक खंड। यानी ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स है वो क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहलाती है। और ब्लास्टोमियर फिर क्या करता है? कोरक पुट्टी या ब्लास्टोमियर ये धीरे धीरे फैलोपियन नलिका से, यानी कि अंडवाहिनी से धीरे धीरे गति करता हुआ किस तरफ आता है? गर्भाशय में आता है, यूटेरस में आता है। और यूटेरस में आने के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट या जो कोरक पुट्टी है उसकी कोशिकाओं में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और उसकी कोशिकाओं की जो व्यवस्था है वो भी परिवर्तित होती है। जो मोरूला था, मोरूला में इस तरह की संरचना दिखाई देती है लगभग, यानी सारी कोशिकाएं एक समूह के रूप में जुड़ी हुई होती है, एक ठोस सी संरचना दिखाई देती है और लगभग 8 से 16 कोशिकीय स्टेज होती है मोरूला। विभाजनों के फलस्वरूप जब जाइगोट 16 सेल वाला हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मोरूला। और मोरूला बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मोरुलेशन कहलाती है। और मोरुलेशन या तुतक भवन, ये जो मोरूला का निर्माण है वो लगभग 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। लगभग 3 दिन में मोरूला बन जाता है। लेकिन मोरूला बनने के बाद भी या ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद भी, मोरूला बन जाएगा फिर ब्लास्टोसिस्ट भी बनेगा, तो भी क्या बना रहता है? जो जाइगोट है उसमें एक आवरण होता है जो जोना पेल्यूसिडा, वो बना रहता है। उसके बने रहने का रीजन क्या है? क्योंकि जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो फिर ये गर्भाशय में जाएगा और गर्भाशय में जाने के बाद में ये गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है एंडोमेट्रियम, उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, जिसको अपन रोपण कहते हैं। और उसके बाद तो तब तक जो ये ब्लास्टोसिस्ट या जो मोरूला है वो किसी अन्य स्थान पर कनेक्ट ना हो, किसी अन्य स्थान पर इसका रोपण ना हो, तो अन्यत्र रोपण को रोकने के लिए जोना पेल्यूसिडा जो है वो कहाँ तक बना रहता है? ब्लास्टोसिस्ट तक। यानी कि जब तक वो गर्भाशय में नहीं पहुंचता, या मोरूला या ब्लास्टोसिस्ट की जो संरचना जब तक कि वो गर्भाशय में नहीं पहुंचता ब्लास्टोसिस्ट, तब तक जोना पेल्यूसिडा का जो आवरण है उस पर बना रहता है। अब अपन बात करें ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन, यानी कि जो है जाइगोट बना, जाइगोट से क्लीवेज हुआ यानी विदलन हुआ और ये सारी प्रोसेस चल रही है अपनी फैलोपियन नलिका में। उसके बाद में मोरूला बन गया जो लगभग 3 दिन में बन जाता है और 16 सेल्स तक की स्ट्रक्चर ये होती है। उसके बाद में जो मोरूला है उसमें फिर विभाजन होंगे, क्लीवेज चालू रहेगा और फिर ये किसमें चेंज होने लग जाएगा? धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट में यानी कोरक पुट्टी में बदलने लग जाएगा। यानी कौन से सेल्स बनेगी? ब्लास्टोमियर्स बनेगी। जो सेल्स बनेगी मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो उनको कहते हैं कोरक खंड या ब्लास्टोमियर। और ये किसमें चेंज हो जाएगा? मोरूला ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी में। तो मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है ब्लास्टुलेशन यानी कोरक भवन। मोरूला से ब्लास्टुला बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन कहते हैं।
अब ब्लास्टुला क्या कर रहा है, ब्लास्टुला बन गया, बनने के बाद में ब्लास्टुला किस तरफ आ रहा है, गर्भाशय की तरफ आ रहा है। और ज्यों ही ब्लास्टुला गर्भाशय में पहुंच जाएगा तो उसकी संरचना में परिवर्तन होगा और उसकी जो कोशिकाएं हैं वो दो भागों में बंटने लग जाएगी। कुछ जो कोशिकाएं होंगी वो तो चारों तरफ एक आवरण के रूप में चारों ओर एक लेयर बना लेगी, चारों तरफ एक घेरा बना लेगी, और जो घेरा बनेगा कोशिकाओं का उसको कहा जाता है पोषकोरक। पोषकोरक कुछ सेल्स जो है इस तरह से अरेंज हो जाएगी कि चारों तरफ एक आवरण बन जाए, और इस आवरण की कोशिकाओं को कहते हैं पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट। जबकि कुछ सेल्स जो होगी वो इस ब्लास्टोसिस्ट में किसी एक स्थान पर, किसी एक ध्रुव पर जाकर के इकट्ठी हो जाएगी, समूह बना लेगी, और उस समूह की कोशिकाओं को हम कहेंगे अंतरकोशिकीय समूह। अंतरकोशिकीय समूह क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी कुछ कोशिकाएं तो क्या बनाएगी, एक आवरण बनाएगी जिसको अपन ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक कहेंगे, और कुछ जो सेल्स होगी वो एक स्थान पर एक समूह के रूप में अरेंज हो जाएगी जिसको हम कहेंगे आंतरकोशिकीय समूह। अब कुछ सेल्स जो है आंतरकोशिकीय समूह में अरेंज हो गई, कुछ ने जो है पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट बना लिया, बाकी जगह जो है ये खाली रहेगी, यानी एक गुहा बन जाएगी। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें एक रिक्त स्थान बन जाएगा, एक गुहा बन जाएगी, और इस गुहा को कहा जाता है कोरक गुहा या ब्लास्टोसील। कोरक गुहा या क्या बन जाएगी, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील या कोरक गुहा जिसमें कि एक तरल भरा रहता है। ये था ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद में दो प्रकार की सेल्स जो है दो तरह से अरेंजमेंट हो जाती है, इसमें व्यवस्थित हो जाती है। एक तो पोषकोरक के रूप में जिसको अपन ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये तो भित्तीय कोशिकाएं बना लेती है, एक भित्ति बना लेती है, आवरण बना लेती है, और कुछ सेल जो होती है वो एक समूह के रूप में एक जगह इकट्ठी हो जाती है जिसको कहते हैं आंतरकोशिकीय समूह। आंतरकोशिकीय जो समूह या इनर सेल जो मास होता है वो बनने के बाद में एक गुहा बन जाती है, और उस गुहा को अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। अब ये ब्लास्टोसील बन गई, इसके बाद में धीरे धीरे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये धीरे धीरे गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसकी तरफ खिसकने लगता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय में आ गया, गर्भाशय में आने के बाद वो भित्ति की तरफ खिसकता है, और आंतरिक भित्ति के पास पहुंचने के बाद में जो ये ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं यानी पोषकोरक की जो कोशिकाएं हैं ये जाकर के आंतरिक भित्ति जो है एंडोमेट्रियम उसके साथ चिपक जाती है, उसके साथ फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, जो एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय की उसके साथ फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है। और इस प्रकार ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है उनका गर्भाशय की आंतरिक भित्ति यानी एंडोमेट्रियम से चिपकने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन या रोपण। इम्प्लांटेशन या रोपण क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की जो पोषकोरक कोशिकाएं होती है उनके द्वारा गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपकना। ये पोषकोरक सेल्स क्या करेगी, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपक जाएगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन या रोपण। अब जो ही इम्प्लांटेशन या रोपण हो जाएगा, अब जो गर्भाशय की लेयर है उसके साथ में जाकर के जो है ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक गया, ट्रोफोब्लास्ट की सेल उससे अटैच हो गई, जुड़ गई। जो ही ये अटैच हुई, जुड़ी, तो एंडोमेट्रियम जो है गर्भाशय की जो दीवार है एंडोमेट्रियम की सेल्स भी क्या करती है, डिवाइड होना शुरू कर देती है। एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है वो भी वृद्धि करना शुरू कर देती है, और वृद्धि करके अपनी कोशिका की संख्या बढ़ाती है, और पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है उस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। एंडोमेट्रियम कौन है, गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति जो है एंडोमेट्रियम उसकी कोशिकाएं क्या करती है, डिवाइड होती है और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अंदर की ओर घेर लेती है, जिसकी वजह से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो बिल्कुल जो एंडोमेट्रियम है या गर्भाशय की जो भित्ति है उसके अंदर धस जाता है। और इस प्रकार से एंडोमेट्रियम द्वारा ब्लास्टोसिस्ट को अंदर घेर लेना, अंदर ले लेना, जिससे कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में धस जाए, ये क्रिया कहलाती है आरोपण।
यानी एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है जब वो ब्लास्टोसिस्ट को घेर लेती है, ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर धस जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आरोपण। रोपण क्या था, रोपण तो ये था कि जब ट्रोफोब्लास्ट जाकर के एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है तो रोपण हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। लेकिन चिपकने के बाद एंडोमेट्रियम भी क्या करती है, उस ब्लास्टोसिस्ट को अंदर घेर लेती है और अंदर ले लेती है, और इस प्रकार अंदर ले लेने की क्रिया क्या कहलाएगी, आरोपण। आरोपण होने का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी है वो स्टेब्लिश हो गई, यानी यहां से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो अपन ने ट्रोफोब्लास्ट देखा, ये ट्रोफोब्लास्ट या जो पोस्पोरक है, इसके सेल्स एक तो रोपण में, इम्प्लांटेशन में इसका रोल है, साथ ही साथ ये जो है पोषण भी देती है, पोषण भी प्रदान करती है। जब तक कि प्लेसेंटा से जो एम्ब्रियो है वो नहीं जुड़ेगा, तब तक जो पोषण है वो किससे मिलेगा, ट्रोफोब्लास्ट से ही मिलेगा, इसलिए इसका नाम पोस्पोरक भी है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो मानव के भ्रूण में जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का जो निर्माण होता है, जो 4 प्रकार की होती है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइक और योक्सिक, उनमें से जो 2 झिल्लियां हैं, एमनियोन और कोरियोन, उन अतिरिक्त 2 बाह्य झिल्लियों का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ही होता है। और अब जब इम्प्लांटेशन हो गया, अंतरारोपण हो गया, तो उसके बाद में जो अंतरकोशिकीय समूह की कोशिकाएं हैं उनमें चेंजेज होने लगता है, वो अपने निश्चित स्थानों की ओर गति करने लगती है, अमीबीय गति करती है। और उस दौरान जो अंतरकोशिकीय समूह की जो कोशिकाएं हैं वो भ्रूण के तीनों जनन स्तरों का निर्माण करना शुरू कर देती है। भ्रूण के 3 जो जनन स्तर होते हैं, 3 जनन स्तर, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एपिडर्म, उन तीनों का जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों का निर्माण करना शुरू कर देती है। इन अंतरकोशिकीय समूह द्वारा पहले एंडोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे उनके बीच में मेसोडर्म का निर्माण शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से आंतरिक कोशिका समूह द्वारा तीनों जनन स्तरों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है ग्रेस्टुलेशन या ग्रेस्टुला भवन। तीनों जनन स्तर जब बनना शुरू हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेस्टुलेशन या ग्रेस्टुला भवन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ तक अपन ने देखा कि किस प्रकार से जो एक जाइगोट था, यानी कैसे तो निषेचन हुआ, दोनों अगुणित थे, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में एक द्विगुणित संरचना बनी जिसको जाइगोट कहते हैं। ये कहाँ बनी, फेलोपियन ट्यूब में। फिर फेलोपियन ट्यूब में इसमें विभाजन शुरू हो गया और 8 से 16 कोशिका की अवस्था बन गई जिसको मोरूला या तुतक कहते हैं। और मोरूला बनने की जो प्रक्रिया है जिसमें विभाजन होते हैं वो क्या कहलाती है, क्लीवेज या विदलन। फिर मोरूला फिर क्या बनाता है, ब्लास्टुलेशन के द्वारा, यानी ब्लास्टुला भवन के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट लगभग 64 से 100 कोशिका की अवस्था होती है। जो मोरूला है उसका निर्माण लगभग 3 दिनों तक हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट है लगभग 6-7 दिनों में ये ब्लास्टोसिस्ट भी कंप्लीट बन जाता है और 7 से 8-9 दिन तक तो रोपण कंप्लीट हो जाता है और 12वें दिन तक आरोपण हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाती है। उसके बाद में जो है ब्लास्टोसिस्ट बना, ये धीरे धीरे जो है फेलोपियन नलिका से गर्भाशय में आता है और गर्भाशय में आने के दौरान इसमें विभाजन वगैरह होते रहते हैं। गर्भाशय में आने के बाद में जो इसकी कोशिकाएं हैं उनमें फिर रीअरेंजमेंट होता है, कुछ सेल ट्रोफोब्लास्ट बनाती है और कुछ जो है अंतरकोशिकीय समूह। ट्रोफोब्लास्ट जो है बाद में रोपण करती है गर्भाशय में, यानी एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है और जो अंतरकोशिकीय समूह है उसके द्वारा तीनों जननिक स्तरों का निर्माण होता है और तीनों जननिक स्तर जो है धीरे धीरे उनके द्वारा जो भविष्य है उनका, यानी कि कौन से ऑर्गन का निर्माण करेंगे, तीनों जनन स्तर भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण करते हैं। जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों जनन स्तरों का निर्माण करते हैं जिनसे कि आगे चल के भ्रूण के सभी ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।